हाय एवरीवन, विश यू ग्रोइंग वेल एंड वेलकम टू सुपर एकेडमी। संसद हमने शुरू करा था, कार्यपालिका कंप्लीट हो गया था हमारा, भाग 5 चल रहा था, भाग 5 में कार्यपालिका हमारा कंप्लीट हो गया था। उसके बाद हमने शुरू करा था संसद, ठीक है। आर्टिकल 79 से 122 तक संसद का वर्णन दिया गया है। संसद शुरू करी थी हमने, ठीक है, जिसमें मैंने आपको संसद का ओवरव्यू दे दिया था। संघीय विधायिका यानी संसद, द यूनियन लेजिस्लेटिव पार्लियामेंट शुरू किया था, ठीक है, जिसमें मैंने आपको इसका ओवरव्यू दे दिया था कि संसदीय शासन प्रणाली क्या होती है, हमने कौन सा सिस्टम अपनाया है, ये मैंने आपको कल बता दिया था। थोड़ा थोड़ा मैंने राज्यसभा और लोकसभा के बारे में भी बताया था। इसके बाद यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया था। आज शुरू करेंगे राज्यसभा, स्टेट काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट, इसको उच्च सदन भी कहते हैं, ठीक, उच्च सदन भी बोलते हैं। उच्च सदन किसको बोलते हैं? राज्यसभा को, ठीक है। राज्यसभा में राज्यों के सदस्य होते हैं। इसके ओवरव्यू मैंने आपको प्रीवियस क्लास में कराया है, उसको प्लीज जरूर से देख लेना, ठीक है। राज्यों के सदस्य होते हैं राज्यसभा में, और ये राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। किस किस का प्रतिनिधित्व करते हैं? राज्य और संघ शासित क्षेत्र के सदस्य होते हैं, और ये इनका प्रतिनिधित्व भी करते हैं। राज्यसभा का गठन 79 में, आर्टिकल 79 में संसद का वर्णन दिया गया है, आर्टिकल 79 में, ठीक है। संसद, इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर संसद का निर्माण होगा, ठीक है। तो संसद के कितने अंग बताए थे मैंने आपको? 3, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, और सदन होते हैं 2, ठीक। तो अब पहला सदन पढ़ेंगे, उच्च सदन पढ़ेंगे राज्यसभा। आर्टिकल 79 में संसद है और आर्टिकल 80 में राज्यसभा का वर्णन दिया गया है, इसीलिए पहले राज्यसभा को कंप्लीट करेंगे, देन लोकसभा देखेंगे। तो राज्यसभा का गठन, कॉम्पोजिशन ऑफ राज्यसभा, अनुच्छेद 80 राज्यसभा के गठन के बारे में प्रावधान करता है। तो पहले तो यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान रखना है कि आर्टिकल 80 में राज्यसभा का वर्णन दिया गया है। इसके बाद अनुच्छेद 81 80A यानी 80 का क्लॉज 1 यह उपबंध करता है कि राज्यसभा में अधिक से अधिक 250 यानी 250 सदस्य हो सकते हैं। यानी अधिकतम संख्या जो दी गई है राज्यसभा की, वो आर्टिकल 80 के क्लॉज 1 में दी गई है। कितनी दी गई है? 250। वर्तमान में कितने हैं? 245। वर्तमान में 245 है। इनमें से 238 सदस्य राज्य और संघ शासित क्षेत्रों से होते हैं, मैंने आपको कल बताया था। 238 सदस्य राज्य और संघ शासित क्षेत्रों से होंगे, और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा क्षेत्र से मनोनीत की जाते हैं। यानी इनका चुनाव राष्ट्रपति करते हैं, राष्ट्रपति इनको मनोनीत करते हैं। 12 सदस्यों को कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा। देखो एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि राष्ट्रपति द्वारा जो 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं वो किन किन क्षेत्रों से किए जाते हैं। तो कौन कौन से? 4 क्षेत्र हैं, कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा। इनको भी ध्यान रखना है। कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा। कितने लोगों को मनोनीत किया जाता है? 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, और किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा। तो 3 क्वेश्चन मैंने आपको यहीं सॉल्व करा दिए। इतना समझ में आया? कॉम्पोजिशन ऑफ राज्यसभा। इसके बाद राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल मैंने आपको 6 वर्ष बताया था। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, किंतु इसके सभी सदस्यों का निर्वाचन एक बार में नहीं होता, इसीलिए राज्यसभा को स्थायी सदन भी बोला जाता है। स्थायी सदन भी बोला जाता है क्योंकि 1/3 सदस्यों का निर्वाचन होता है एक बार में, ठीक है। 6 साल का कार्यकाल होता है, प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्यों का निर्वाचन होता है, या 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त होता है। दोनों बातें सेम है, ठीक है। इसीलिए इसको स्थायी सदन भी बोला जाता है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए शर्तें मैंने आपको कल बताई थी कि भारत का नागरिक होना चाहिए, पागल या दिवालिया ना हो, किसी लाभ के पद पर ना हो, और 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। लाभ का पद ना हो यानी कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और किसी भी मंत्री का पद लाभ का पद नहीं होता। इसके अलावा जो भी पद है वो लाभ का पद है, ठीक है। कभी एग्जाम में पूछ ले कि लाभ का पद कौन सा होता है और कौन सा नहीं होता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये 4 क्राइटेरिया है राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए, ये योग्यताएं दी गई हैं, ठीक है। इसके बाद सदस्यों का निर्वाचन। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है?
राज्यसभा में राज्यों व संघ शासित क्षेत्रों के सदस्यों का चुनाव विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। यह चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है। पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि राज्यसभा का जो चुनाव होता है वो इनडायरेक्ट चुनाव होता है, डायरेक्ट चुनाव नहीं होता जैसे लोकसभा का होता है। आम चुनाव होते हैं, इलेक्शंस होते हैं, उनके द्वारा लोकसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। राज्यसभा में जो MLAs होते हैं, MLA, वो जनता के बिहाव पर प्रतिनिधि चुनते हैं। ठीक है, जनता के बिहाव पर MLA यानी विधानसभा के सदस्य, कौन से निर्वाचित सदस्य, ये ध्यान रखना है, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य वोट देते हैं, मनोनीत सदस्य वोट नहीं देते। विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य प्रतिनिधियों को चुनते हैं और किस प्रकार चुनाव किया जाता है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा। ठीक है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। और 2003 में संसद में एक संशोधन हुआ, चुनाव की मतलब इस पैटर्न में निर्वाचन प्रणाली में एक परिवर्तन किया गया। दो परिवर्तन किए गए। पहला परिवर्तन तो ये किया गया कि राज्यसभा में जो भी उम्मीदवार है वो किसी भी राज्य से हो सकता है। ऐसा नहीं है कोई उम्मीदवार उसी राज्य से संबंधित होना चाहिए जिस राज्य से वो लड़ रहा है। इसका सीधा सिंपल आप मतलब ये समझिए कि कोई भी राज्यसभा के लिए कोई भी उम्मीदवार किसी भी राज्य से हो सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई यूपी के सीट के लिए लड़ रहा है राज्यसभा के तो उसे यूपी का ही होना ज़रूरी है, वो बिहार से भी हो सकता है, मध्य प्रदेश से भी हो सकता है, यानी कोई व्यक्ति किसी भी राज्य की सीट के लिए लड़ सकता है। ठीक है, उसे अपने ही राज्य के लिए, ऐसा नहीं है कि केवल वो अपने ही राज्य के लिए लड़ेगा। ठीक है, तो पहला तो ये कहा गया कि राज्यसभा का उम्मीदवार किसी भी राज्य से हो सकता है। राज्यसभा का जो उम्मीदवार है वो किसी भी राज्य से हो सकता है। ठीक है, और दूसरा परिवर्तन किया गया, ये जो मतदान किया जाता था ये गुप्त प्रणाली द्वारा किया जाता था, यानी आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार गुप्त मतदान होता था। इसको खुले मतदान के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। ठीक है, अब खुला मतदान होता है। ठीक है, खुला मतदान, इससे पहले गुप्त होता था। तो दो परिवर्तन 2003 में किए गए। ठीक, पहला कि कोई भी उम्मीदवार किसी भी राज्य से संबंधित हो सकता है, राज्यसभा का उम्मीदवार किसी भी राज्य से संबंधित हो सकता है, और पहले गुप्त मतदान होता था, फिर खुला मतदान को प्रमोट किया गया। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। दो परिवर्तन 2003 में हुए। ठीक, निर्वाचन, सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है, विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। ठीक, इसके बाद मैंने आपको बताया था सदन की कार्यवाही के संचालन के लिए कोई सदस्य बनाया जाता है जो उनको उसकी कार्यवाही का निर्वहन करता है। ठीक है, इसी तरह राज्यसभा में उपसभापति और सभापति का चुनाव किया जाता है ताकि सदन की कार्यवाही का संचालन किया जा सके। सभापति, मैंने आपको बताया था आर्टिकल 64 में कहा गया है उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। आर्टिकल 64 कहता है कि राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। ठीक है, तो चेयरमैन जो होते हैं राज्यसभा के वो उपराष्ट्रपति होते हैं। इसके साथ एक उपसभापति भी चुने जाते हैं ताकि सभापति की अनुपस्थिति में कार्यवाही को संचालित किया जा सके। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का वर्णन है। 89 यानी कि 89 में राज्यसभा के सभापति और उपसभापति का प्रावधान करता है। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं और उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ये ध्यान रखना है, सभापति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और उपसभापति का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि राज्यसभा जो उपराष्ट्रपति होते हैं यानी सभापति वो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं, राज्यसभा के सदस्य नहीं हैं, इसलिए उनका कार्यकाल 5 वर्ष का है। लेकिन उपसभापति राज्यसभा के सदस्य होते हैं इसलिए उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है कि वो राज्यसभा के सभापति हैं तो 6 साल का कार्यकाल होगा, नहीं, क्योंकि वो सदस्य नहीं है इसलिए उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। फिर राज्यसभा अपने सदस्यों में से ही इनका निर्वाचन मैंने उपराष्ट्रपति में आपको अच्छे से कराया, वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, लेकिन राज्यसभा अपने सदस्यों में से ही 6 वर्ष के लिए उपसभापति का निर्वाचन कराती है। सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति के कर्तव्यों का निर्वाह करेंगे और उपसभापति की राज्यसभा के तत्काल समस्त सदस्यों के बहुमत से
प्रस्ताव पारित करके उनको हटाया जा सकता है। सभापति के लिए महाभियोग लाया जाता है, मैंने आपको बताया था। उपराष्ट्रपति के लिए महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जाती है राज्यसभा में, ठीक है। लेकिन उपसभापति के लिए राज्यसभा के तत्काल समस्त सदस्यों के बहुमत से प्रस्ताव पारित किया जाता है, ठीक है, उनको हटाने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल 89 में उनका प्रावधान किया गया है कि इसका सभापति और उपसभापति होंगे राज्यसभा के, ठीक है। आर्टिकल 92 कहता है जब सभापति उपसभापति को उसके पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन होगा तब वह बैठक की अध्यक्षता नहीं करेंगे। ये इम्पॉर्टेंट है, यानी कि जब भी सभापति या उपसभापति को हटाने का कोई भी प्रस्ताव राज्यसभा में विचाराधीन है तो वो उसके अध्यक्ष उस सदन की अध्यक्षता नहीं करेंगे। ये किस में कहा गया है? आर्टिकल 92 में। आर्टिकल 92 कहता है कि जब राज्यसभा के सभापति या उपसभापति को हटाने का प्रस्ताव राज्यसभा में विचाराधीन है तो वो उसकी अध्यक्षता नहीं करेंगे। आर्टिकल 92। सभापति के अधिकार तथा कर्तव्य लोकसभा के अध्यक्ष के समान ही है, यानी सभापति के अधिकार और कर्तव्य लोकसभा के सदस्य के समान होते हैं, पर इनमें अंतर होता है। पहला, आपको पता है कि राज्यसभा कमज़ोर सदन भी कहलाया जाता है और लोकसभा को हम महत्वपूर्ण सदन भी बोलते हैं, क्योंकि जितने भी महत्वपूर्ण विधेयक हैं वो लोकसभा में प्रस्तुत किए जाते हैं। लोकसभा की शक्ति पावर ज़्यादा है क्योंकि वो प्रत्यक्ष सदन है, जनता द्वारा निर्वाचित सदस्य उसमें बैठते हैं, इसीलिए जो महत्वपूर्ण विधेयक हैं उन पर अधिकार लोकसभा का ज़्यादा है। इसी प्रकार जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं उनकी भी शक्तियाँ राज्यसभा के सभापति के अनुसार ज़्यादा हैं। तो पहला, वैसे तो दोनों में समान है लेकिन कुछ अंतर है। पहला अंतर तो ये है कि धन विधेयक के संबंध में जब कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। इसका निर्णय करने का अधिकार राज्यसभा के पास नहीं है, राज्यसभा के सभापति के पास नहीं है, इसीलिए पहला तो पावर यही उनकी अलग है। वैसे तो शक्तियां समान है लेकिन कौन सा विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, राज्यसभा के सभापति नहीं करते हैं। पहला तो अंतर ये। और दूसरा, जो संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, साधारण विधेयक के संबंध में मतभेद होने पर संयुक्त बैठक जो बुलाई जाती है उसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, ना कि राज्यसभा के सभापति या उपसभापति, ठीक है। तो ये दो पावर्स अलग है, बाकी सबके कर्तव्य और शक्तियां समान हैं। दो ध्यान रखना है, एक धन विधेयक के संबंध में और एक संयुक्त बैठक के संबंध में। यहाँ पर यही लिखा है, सभापति को धन विधेयक के संबंध में निर्णय का अधिकार नहीं है, वे संयुक्त बैठक की अध्यक्षता भी नहीं करते हैं। बाकी दोनों के अधिकार और कर्तव्य समान हैं, दो को ध्यान रखना है। इसके बाद राज्यसभा की शक्तियां और कार्य। राज्यसभा की शक्तियां और कार्य, पावर एंड फंक्शन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा लोकसभा की तुलना में शक्तिहीन सदन है। राज्यसभा लोकसभा की तुलना में शक्तिहीन सदन है। शक्तिहीन सदन है, अभी बताया मैंने आपको, जितने भी महत्वपूर्ण विधेयक हैं वो लोकसभा में पहले प्रस्तुत किए जाते हैं। जैसे धन विधेयक है, बजट है, ठीक है, लोकसभा में पहले प्रस्तुत किया जाता है, इसीलिए इसको शक्तिहीन कहा जाता है। लेकिन राज्यसभा की रचना लोकसभा के सहयोगी और सहायक सदन के रूप में की जाती है। लोकसभा की सहायक और सहयोगी सदन के रूप में की जाती है। इसका अपना महत्व है, ठीक है, राज्यसभा का अपना महत्व है। अब इस महत्व को ही हम पढ़ेंगे। विधायी शक्तियाँ। विधायी का मतलब होता है विधि बनाने से संबंधित शक्तियाँ। विधायी शक्तियाँ यानी विधि बनाने से संबंधित शक्तियाँ। पहला, विधायी शक्तियाँ हम पढ़ेंगे, ठीक है। लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा भी विधि निर्माण से संबंधित कार्य करती है। अवित्तीय विधेयक। अवित्तीय विधेयक का मतलब होता है जो वित्त विधेयक से संबंधित नहीं है, यानी वित्त विधेयक के अलावा, ठीक, जैसे साधारण विधेयक या संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में दोनों की शक्तियां बराबर हैं। धन विधेयक के संबंध में लोकसभा को ज़्यादा शक्तियां प्राप्त हैं, राज्यसभा को कम शक्तियां प्राप्त हैं। लेकिन साधारण विधेयक के संबंध में और संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में दोनों को बराबर शक्तियां प्राप्त हैं, इसीलिए ये महत्वपूर्ण सदन है। अवित्तीय विधेयक मैंने आपको बताया, वित्त से अलग जो विधेयक हैं, साधारण विधेयक या संशोधन विधेयक के संबंध में दोनों की शक्तियां बराबर है। इसको कंपैरेटिव पढ़ाऊंगी मैं, ठीक है, अलग से कंपैरिजन करके पढ़ाऊंगी। साधारण विधेयक के संबंध में दोनों की शक्तियां कौन सी हैं, धन विधेयक के संबंध में, संविधान संशोधन के संबंध में, ये अलग से पढ़ाऊंगी। अभी आपको ध्यान रखना है
कि दोनों की शक्तियां बराबर हैं अवित्तीय विधेयक के संबंध में। अवित्तीय विधेयक किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। धन विधेयक महत्वपूर्ण विधेयक है, इसलिए पहले लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन संविधान संशोधन विधेयक और साधारण विधेयक किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। राज्यसभा लोकसभा द्वारा पारित साधारण विधेयक को 6 माह तक अपने पास रोक सकती है। साधारण विधेयक के संबंध में राज्यसभा 6 महीने तक विधेयक को अपने पास रोक सकती है, किंतु वह किसी विधेयक को समाप्त नहीं कर सकती, अस्वीकार कर सकती है, समाप्त नहीं कर सकती। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। साधारण विधेयक को कितने टाइम तक रोक सकती है? 6 माह तक। धन विधेयक को केवल 14 दिन तक, और 14 दिन तक अगर वो वापस नहीं करती है या संशोधन के साथ वापस करती है 14 दिन बाद, तो वो पारित माना जाता है। ठीक, लेकिन लोकसभा, ये आगे मैं आपको पढ़ाऊंगी। अनुच्छेद 108 के अनुसार यदि साधारण विधेयक के संबंध में दोनों सदनों में मतभेद की स्थिति है तो राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। 108 में संयुक्त बैठक का प्रावधान है। ठीक है, संयुक्त बैठक किसके संबंध में बुलाई जाती है? साधारण विधेयक के संबंध में बुलाई जाती है या वित्त विधेयक के संबंध में बुलाई जाती है। देखो 4 तरह के विधेयक होते हैं, वित्त विधेयक, धन विधेयक, दोनों पढ़ाऊंगी मैं आपको। ठीक है, साधारण विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। ये जो बैठक बुलाई जाती है संयुक्त बैठक, एक तो साधारण विधेयक के संबंध में बुलाई जाती है या वित्त विधेयक के संबंध में बुलाई जाती है। धन विधेयक हो या महाभियोग से संबंधित कोई विधेयक है, संविधान संशोधन से संबंधित कोई विधेयक है, उसमें संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। ठीक है, अगर कोई भी मतभेद है साधारण विधेयक के संबंध में तो राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकते हैं, जिसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? लोकसभा के अध्यक्ष। इसमें भी लोकसभा की स्थिति मजबूत होती है क्योंकि लोकसभा की सदस्यता ज़्यादा है, लोकसभा में सदस्यों की संख्या ज़्यादा है, इसलिए जो इसमें संयुक्त बैठक में विधेयक पास होता है तो उसमें लोकसभा का बहुमत रहता है। लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है कि इसमें दोनों की शक्तियां बराबर हैं, दोनों के सदस्यों को बुलाया जाता है। ये मैं आगे आपको पढ़ाऊंगी। ठीक, इसके बाद अभी हम पढ़ रहे हैं राज्यसभा, तो ध्यान रखना है राज्यसभा की साधारण विधेयक के संबंध में शक्तियाँ बराबर हैं। फिर उसके बाद आता है वित्त विधेयक या वित्तीय शक्ति, वित्त शक्ति। संविधान के अनुच्छेद 109 में धन विधेयक का प्रावधान किया गया है। धन विधेयक कैसे पास होगा उसकी प्रक्रिया 109 में दी गई है और धन विधेयक की परिभाषा 110 में दी गई है। यहाँ पर कहा गया है संविधान के अनुच्छेद 109 में यह स्पष्ट किया गया है कि राज्यसभा में धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जाएगा, यानी वित्त के संबंध में राज्यसभा की शक्तियाँ कमज़ोर हैं। ठीक है, धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, यह केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाएगा, लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि लोकसभा में जनता के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि होते हैं, इसीलिए राज्यसभा 14 दिन तक धन विधेयक को अपने पास रोक सकती है। 14 दिन बाद नहीं लौटाती है तो विधेयक दोनों सदनों से पारित माना जाएगा। राज्यसभा 14 दिन तक विधेयक को रोक सकती है, 14 दिन बाद अगर वापस नहीं करती है या संशोधन के साथ वापस करती है तो वो पारित माना जाता है। संशोधन करके वापस करती है 14 दिन से पहले भी, तो ये लोकसभा के ऊपर है कि वो उस संशोधन को माने या ना माने। वित्त शक्तियाँ समझ में आई। इसके बाद संविधान संशोधन के संबंध में, संविधान संशोधन में दोनों की समान शक्तियां हैं। संविधान संशोधन में और साधारण विधेयक में दोनों की समान शक्तियां हैं। संशोधन विधेयक पर राज्यसभा की असहमति होने पर संशोधन विधेयक अस्वीकार समझा जाता है। ऐसे ही साधारण विधेयक के संबंध में अगर वो उसको अस्वीकार कर देती है, राज्यसभा के पास पावर होती है कि उसको अस्वीकार कर सकती है, लेकिन धन विधेयक को नहीं कर सकती। तो ध्यान रखना है, साधारण विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक में दोनों को बराबर है और धन विधेयक के संबंध में लोकसभा अधिक शक्तिशाली। आपातकालीन शक्तियाँ, आपातकालीन शक्तियाँ इसका मतलब क्या है? राज्यसभा संसद में जब भी लोकसभा विघटित है और राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करते हैं तो राज्यसभा से उसे अनुमोदन कराना आवश्यक है। अगर क्योंकि राज्यसभा तो स्थायी सदन है, लोकसभा अगर विघटित है यानी लोकसभा का सदन नहीं चल रहा है, सत्र नहीं चल रहा है, तो राष्ट्रपति जब तक आपातकाल की घोषणा नहीं कर सकते हैं जब तक कि राज्यसभा द्वारा उसका अनुमोदन नहीं करा दिया जाए। तो इस संबंध में राज्यसभा की शक्ति महत्वपूर्ण हो जाती है, राज्यसभा महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक, जब भी लोकसभा का गठन होगा यानी नई लोकसभा जब गठित होगी तो उसके 30 दिन के अंदर
आपातकाल को लोकसभा से अनुमोदित यानी पास कराना इम्पॉर्टेंट होता है, ज़रूरी होता है। अगर वो पास कर देती है तो आपातकाल जारी रहेगा, और नहीं हो पाता है तो आपातकाल रद्द हो जाएगा। यहाँ पर हम राज्यसभा के संबंध में शक्ति पढ़ रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है जब भी लोकसभा विघटित होगी तो इस समय राज्यसभा महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है आपातकाल की घोषणा में, क्योंकि इस टाइम पर जब लोकसभा विघटित है तो कहाँ से पास किया जाएगा, अनुमोदन कहाँ से किया जाएगा, राज्यसभा। फिर लोकसभा, जब नई लोकसभा गठित होगी तो 30 दिन के अंतर्गत आपातकाल को पारित कराना आवश्यक है। फिर उसके बाद विशिष्ट शक्तियाँ, ये तो हो गई दोनों की कंपैरेटिव पढ़ी हमने, ठीक, धन विधेयक के संबंध में, संशोधन के संबंध में, साधारण विधेयक के संबंध में और आपातकालीन शक्तियाँ। इसके बाद विशिष्ट शक्तियाँ जो केवल राज्यसभा को प्राप्त हैं, विशिष्ट शक्तियाँ जो केवल राज्यसभा को प्राप्त हैं, इसमें उपराष्ट्रपति को पद मुक्त करने की प्रक्रिया राज्यसभा में ही प्रारंभ की जा सकती है। यानी उपराष्ट्रपति को जब भी पद से हटाया जाएगा या उपराष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया जब भी शुरू होगी वो केवल राज्यसभा से शुरू होगी। क्यों? क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के उप सभापति होते हैं, इसीलिए। तो ये विशिष्ट शक्ति है, ये शक्ति लोकसभा के पास नहीं है। तो उपराष्ट्रपति को पदमुक्त करने की प्रक्रिया पहली राज्यसभा की विशिष्ट शक्ति है। इसके बाद अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 249 के तहत राज्य सूची के विषय में कानून बनाने का अधिकार राज्यसभा लोकसभा को देती है। यानी अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा को ये शक्ति प्राप्त है कि कोई भी सार्वजनिक महत्व का ऐसा विषय जो राज्य सूची से संबंधित है, राज्य सूची में है और सार्वजनिक महत्व का विषय है, तो वो उसको लोकसभा को दे सकती है। यानी लोकसभा से उस पर कानून बनाने के लिए कह सकती है। लेकिन लोकसभा द्वारा बनाया गया ये कानून सिर्फ 1 वर्ष तक रहेगा, यानी 1 वर्ष तक प्रस्तावित रह सकता है, इसके बाद वो समाप्त हो जाएगा। लेकिन अगर राज्यसभा चाहे तो उसे 1-1 वर्ष करके बढ़ा सकती है। तो आर्टिकल 249 एक विशिष्ट शक्ति देता है राज्यसभा को कि कोई राज्य सूची का महत्वपूर्ण विषय है तो वो उसको ट्रांसफ़र कर सकती है लोकसभा को कानून बनाने के लिए। लेकिन ये जो कानून बनेगा सिर्फ 1 वर्ष तक प्रभावी रहेगा, इसके बाद ही समाप्त हो जाएगा। अगर राज्यसभा इसको कंटिन्यू करना चाहती है तो 1-1 वर्ष करके इसको कंटिन्यू कर सकती है। तो पहले आपको प्रावधान समझ में आया, आर्टिकल 249 ये भी राज्यसभा की एक विशिष्ट शक्ति है, लोकसभा के पास प्राप्त नहीं है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 312। अनुच्छेद 312 जो अखिल भारतीय सेवाओं की प्रावधान करता है, यानी कि नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का अधिकार राज्यसभा लोकसभा को देती है। आर्टिकल 312 में नई अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। अगर राज्यसभा चाहे तो इस पर भी कानून बनाने का अधिकार किसको दे सकती है? लोकसभा को। तो 3 हमने विशिष्ट शक्तियां पढ़ी। पहली थी कि उपराष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया की चलाई जाएगी वो राज्यसभा में चलाई जाएगी। दूसरा, आर्टिकल 249 के तहत राज्य सूची का कोई विषय जो सार्वजनिक महत्व का है, राज्यसभा उसे महत्वपूर्ण मानती है, उसे लोकसभा को दे सकती है कानून बनाने के लिए, और उस पर बनाया गया कानून 1 वर्ष तक प्रभावी रहता है, उसके बाद वो समाप्त हो जाता है। 1-1 वर्ष कर कर उसको बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट है 312 के तहत नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन का अधिकार राज्यसभा लोकसभा को दे सकती है। ठीक, इसके साथ लोकसभा में जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो मैंने आपको कंप्लीट करा दी। फिर इसके बाद राज्यसभा और लोकसभा का जब कंपैरेटिव अध्ययन करेंगे तो मैं आपको दोनों का कंपैरिजन करके बताऊंगी, तो वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपको। अभी केवल राज्यसभा को अच्छे से समझाया है मैंने, इसके बाद लोकसभा को करेंगे, फिर दोनों को कंपैरेटिवली पढ़ेंगे। फिर संसद की समितियाँ हैं, संसद की कार्यवाही है, उसको अलग अलग से पढ़ते चलेंगे। फिलहाल आपको यहाँ ध्यान रखना है 80 में राज्यसभा का गठन दिया गया है कि राज्यसभा का गठन कैसे होगा, कितने सदस्य होंगे, ये भी 80 में दिया गया है। 250 सदस्य होंगे। फिर उसके बाद राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए शर्तें भारत का नागरिक हो, यह आपको ध्यान रखना है। अब राज्यसभा के लिए 30 वर्ष है और लोकसभा के लिए 25 वर्ष है। फिर निर्वाचन, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ लोकतंत्र है, इसीलिए जो निर्वाचित सदस्य हैं विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य हैं, क्योंकि हमारे यहाँ हमने बताया मैंने अभी लोकतंत्र है। लोकतंत्र का मतलब होता है जनता द्वारा जनता के लिए शासन, ठीक है। तो विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य जिनको जनता ने चुना है, मनोनीत सदस्य, क्योंकि मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, राज्यों में राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, इसीलिए मनोनीत सदस्य इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, वोट नहीं डालते हैं। केवल निर्वाचित सदस्य
क्योंकि लोकतंत्र है, इसीलिए जनता के द्वारा निर्वाचित सदस्य ही जनता के बिहाफ पर राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं। तो ध्यान रखना है, निर्वाचित सदस्य द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा खुला मतदान होता है। इसके बाद सभापति उपसभापति के बारे में मैंने आपको बताया। आर्टिकल 64 कहता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे, और सभापति और उपसभापति का प्रावधान किसमें किया गया है? अनुच्छेद 89 में। अनुच्छेद 89 और 92 कहता है कि जब भी उन दोनों को, सभापति या उपसभापति को हटाने का कोई भी प्रावधान राज्यसभा में विचाराधीन है तो वो उस सदन की अध्यक्षता नहीं करेंगे। इसके बाद मैंने आपको अधिकार और कर्तव्य बताए, फिर राज्यसभा की शक्तियां और कार्य बताए। वित्तीय शक्तियां, विधायी शक्तियां और संशोधन विधेयक के संबंध में मैंने आपको कंपैरेटिवली बताया, राज्यसभा और लोकसभा। फिर इसके बाद विशिष्ट शक्तियां इंपॉर्टेंट है, ठीक, अलग से भी पूछी जा सकती है कि राज्यसभा को प्राप्त विशिष्ट शक्तियां कौन सी हैं। ये मैंने आपको 3 बता दी हैं। मेनली इंपॉर्टेंट ये दोनों है जो एग्जाम में पूछी गई हैं और पूछी जा भी सकती हैं आपसे आगे। इसके साथ राज्यसभा वाला हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया, और अब हम नेक्स्ट लेक्चर जो शुरू करूंगी मैं वो लोकसभा पे करूंगी। अलग अलग लेक्चर हो जाएंगे, राज्यसभा लोकसभा, तो आपको कन्फ्यूज़न बिल्कुल भी नहीं होगा। नोट्स सबको बनाने हैं, ठीक है, और अच्छे से इसको कॉन्सेप्ट को समझना है। जो आपको इंपॉर्टेंट लगता है उसके नोट्स बना लीजिए। थैंक यू सो मच।